हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं। जिस सरफेसेस पे क्या होता है, पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। उस पर जो किया गया काम होता है, मतलब उस पर जो काम करते हैं, उस सरफेस पे जो वर्क करते हैं, उस पर वर्क की वैल्यू हमने फाइंड की थी। ई बराबर में माइनस dv/dr से फाइंड की थी, या आप कोई और फॉर्म भी लगा सकते हो कि Q1 Q2/r² से भी हमने देखा था उसको। ठीक है, और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में U की वैल्यू हमने फाइंड की थी, किसी 2 पॉइंट चार्ज के लिए, 3 पॉइंट चार्ज के लिए और 4 पॉइंट चार्ज के लिए। वो आपको मैंने बता दिया था, किसी भी पॉइंट को अगर हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस लेते हैं, तो उनके दोनों के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। उन दोनों का जो भी इंटरेक्शन होगा Q1 Q2 के लिए, उसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं, इसे हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते थे, वो हमने आपको जिसमें उस पर किया गया काम dw निकाला भी था और कल प्रूव भी करवाया था इन्फिनिटी से r के लिए। तो होपफुली वो आपको कल समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फिर भी बता सकते हैं, और अभी हम जब उस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टॉपिक एक्चुअली क्या है, वो चीज़ें आपने एक्चुअली पढ़ी हुई हैं। ऐसे बोल सकते हो कि आपको समराइज करवा रहे हैं, वो समरी है, तो उसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको उन चीज़ों की, इन सारी जो हमारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बारे में आपको समझा दूंगा। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत अच्छा लेक्चर होगा और बेसिक से लेक्चर होगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते रहना। जो एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, जो एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप ढंग से समझना। उसको 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स या बिहेवियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडक्टर के अंदर होता है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिहेवियर कैसे होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से, स्लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो हम बोलेंगे सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है कि जो हमें चीज प्रोटेक्ट करती है। जैसे बोल सकते हैं आवरण, हमारे ऊपर का आवरण, वो शील्ड। जैसे हम बोलते हैं किसी मूवी में, बोल सकते हैं किसी मूवी के लिए बोलते हैं ना, शील्ड रखी हुई है, आयरन मैन, सॉरी अमेरिकन, वो उसके पास जो होती है वो शील्ड होती है, तो हम क्या बोलते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ। वैसे हम क्या बोलते हैं, वो शील्ड जो है वो शील्ड उसको बचा के रखती है, हमें कुछ चीज है जो हमें बचा के रखती है। तो जैसे बोला कि हम बोलते हैं, यहाँ पे करवाएंगे जी सब कुछ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि एक अम्ब्रेला ले लो। अम्ब्रेला जो है, ये अम्ब्रेला है, ऊपर से रेन आ रही है। अम्ब्रेला थोड़ा अजीब बन गया, ये ऊपर से रेन आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला की जो रेन है, हम यहाँ पे खड़े हैं, या हम खड़े हैं, ये लो, 2 मुसाफिर यहाँ खड़े हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो रेन है वो नीचे गिरती रहेगी, पर ना कि इन दोनों के ऊपर गिरेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने क्या वर्क किया, एक शील्डिंग का वर्क किया, मतलब एक शील्ड का वर्क किया। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या, इसके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। अब इस एग्जांपल से तो हमने तो लोकल एग्जांपल ले लिया जो हमें काम आने वाला है। अब शील्डिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है? शील्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि हमने एक सरफेस ली, मतलब सरफेस का मतलब एक हमने प्लस का और एक हमने माइनस का ऐसे सरफेस ली। ठीक है, इस पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस टाइप से होगी। बनने वाली यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस टाइप से होगी। अब हमने क्या बोला, इसके बीच में कुछ होलोस्फेयर इस टाइप से रख दिया, इस टाइप से रख दिया। ये इसका होलोस्फेयर है, जिसके अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी। मतलब ये रेडियली ऐसे चली जाएगी, मतलब इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, ये भी रेडियली से ऐसे चली जाएगी और इसके अंदर एंटर नहीं करेगी। मतलब शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, उसने उसको उसके अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोक दिया। इस होलोस्फेयर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोक दिया। रोकने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से इसको पास होने नहीं दिया। कहने का मतलब, अगर हमने बोल दिया कि अगर ये स्फीयर के अलावा अगर बोल दिया, किसी भी हमने एक मेटल प्लेट को ले लिया, अगर मेटल प्लेट की बात करेंगे तो उस पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी वो हम चेक करते हैं।
वो हम चेक करते हैं, ताकि आपको जो फर्स्ट एग्जांपल समझाया है वो भी समझ आ जाए। हमने क्या किया, हमने लिया एक मेटल प्लेट ली, मेटल प्लेट के अंदर हमने इसको ऐसे रख दिया, उस प्लेट को हमने कैसे रख दिया, हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब ऐसे रखने के कारण क्या हुआ, हाँ ऐसे रखने के कारण क्या हुआ, ड्यू टू इंडक्शन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज होंगे वो क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ बनने वाले जो चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब आप क्या करोगे, आप सर बोलोगे कि बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइंस क्या है, ये वाली, बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या है, ये वाली, बट जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, इस साइड, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो क्या बन रही है, इस साइड। अब मैंने पहले वर्ड का नाम लिया था यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगी, एक लाइन इधर बन रही है और एक लाइन इधर बन रही है, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसा हम डाइपोल की बात करते थे, मतलब किसी पॉइंट की बात करते थे, हम बोलते थे ना प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की अगर वैल्यू इक्वल है तो आपस में वैनिश हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो मान लेते हैं हम। वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करेंगे, अगर बोलते ऐसा बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करेंगे तो अंदर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही हम आज आपको बिहेवियर में समझाएंगे, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज की वैल्यू या होलोस्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो क्यों होती है, वो सारा चार्ज बार सरफेस पे कैसे आ जाता है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। वो आपको पहले मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपका टॉपिक बनता है, और इस टॉपिक में क्या है, सिर्फ इतना ही पार्ट दिया है कि अंदर बनने वाली जो शील्ड है, शील्ड के अंदर बनने वाली जो पार्ट है उसमें बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। और सेकंड में क्या लिया हमने, मेटल प्लेट ली। मेटल प्लेट का मतलब क्या हुआ, मेटल प्लेट का मतलब हुआ कि बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन अगर इस साइड है तो अंदर जो इंडक्शन के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, और बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है तो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के क्या हो गई, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ऑपोजिट आपस में क्या कर देंगे, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, तो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। वापस बिल्कुल आराम से लेंगे इसको, बिल्कुल आराम से लेंगे। आप देखो शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर उस चीज को हमने प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उसको अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसको उस चीज से बचाना है जिस चीज से वो हार्म करे, मतलब उसको कुछ हर्ट हो। अब हमने बोला कि अगर हम बरसात के नीचे खड़े हैं तो हम गिले हो जाएंगे, तो हमने बोला कि अगर हम अम्ब्रेला ले लेंगे तो हम गिले नहीं होंगे। अब हमने एक फिनोमिना बना दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां जीरो हो जाती है उस फिनोमिना के अंदर जो आसपास का एरिया जिसके कारण वो जीरो हुई है, वो जो उसके कारण वो जीरो हुई है वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी शील्ड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, उसकी शील्ड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो उसने क्या वर्क किया, एक शील्ड का वर्क किया। मेटल में क्या किया, अगर ड्यू टू इंडक्शन भी बोलोगे तो भी चलेगा, इसमें अगर ऐसा बोलना चाह रहे हो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। लो इसमें भी वो तरीका लग जाएगा। बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होगी, एक प्लस की तरफ हो जाएगी और एक माइनस की तरफ हो जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ आ गया। तो पहला पॉइंट जो हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वो हमने पढ़ लिया। हमने कैसे देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई थी और उस कंडक्टर के कारण जो हमने अंदर मेटल प्लेट रखी थी या कुछ भी रखा था, बॉक्स रखा था या स्पेयर रखा था, उसके ऑपोजिट हमने एक क्या बनाई थी, एक क्या बनाई थी, हमने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी जिसने उसको कैंसिल कर दिया था, ठीक है जी। उतारो जी, 1 मिनट का समय जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। उतार लिया होगा जी। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट तो बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, वो हम बताएंगे आपको ताकि आपको वो पूरा समझ आ जाए, ठीक है जी। इसको अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इसको ऐसे मिटो दूं तो हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चार्ज
कंडक्टर, CO यू लिखते, ठीक है, इसको लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो जी, ये एक चार्ज पेयर ले लिया आपने, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हॉलो स्फीयर के चारों साइड में, मतलब बाहर की ओर क्या होगा, ऐसे आसान बन जाता है, चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब ये बाहर चार्ज आने का रीजन क्या है और अंदर चार्ज ना रहने का रीजन क्या है। अब किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर होगा सर कांस्टेंट होती है। क्या होगा, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैंने बोला इस चार्ज के लिए वैल्यू क्या है, v है, वैल्यू क्या है, v है। अगर हमने करा था तो हमने बोला था, ये वैल्यू बोला था, अंदर की वैल्यू क्या मानी थी, 0 मानी थी, तो माइनस dv अपॉन dr, देन dv इक्वल टू क्या निकाला था, कांस्टेंट निकाला था। बात समझ आई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात जब हम कर रहे थे, बात समझ आई, ठीक है जी, समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। अगर मैं बोलूं इसका पोटेंशियल जो है वो v है, टोटल पोटेंशियल जो है वो कैपिटल V है। अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं Q पॉइंट के लिए, जिसके लिए अगर पोटेंशियल लेंगे, उसका पोटेंशियल हमने बोला स्मॉल v है, ठीक है, स्मॉल v है। तो हमने क्या बोला कि अगर इस पोटेंशियल को या किसी चार्ज या किसी अनचार्ज बॉडी के पार्ट को हम लाके अंदर रख देते हैं, तो उसके लिए उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। बात समझ आई, नहीं। अभी चार्ज, अंदर चार्ज कितने हैं, अभी चार्ज कुछ भी नहीं है अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्या करेंगे, तो 0 करेंगे। अभी पोटेंशियल कितना है इस पार्ट के लिए, v है, जो कि कांस्टेंट है। अब ये जो पार्ट है, ये चार्ज हमारे पास है, मतलब मैंने इस चार्ज को पकड़ के रखा है। अगर इस चार्ज को मैंने पकड़ कर रखा हुआ है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो जरूर होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो अगर मैं इस चार्ज को अंदर डालूंगा तो क्या मेरे को इस पे काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। सेकंड बात आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इस पोटेंशियल को अंदर डालूंगा तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर इस पोटेंशियल को अंदर डालूंगा तो क्या ये पोटेंशियल सरफेस पर आ जाएगा या नहीं आएगा, तीन बात। चौथी बात, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल कहां, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां ज्यादा होगा, चार बातें होंगी। तो आपको मैं फर्स्ट बात बताता हूं, अगर अनचार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं या चार्ज की पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अनचार्ज अगर बॉडी के पोटेंशियल को मैंने इसके अंदर रख दिया, अगर मान लो यहां कोई लकड़ी की फट्टी रख दी, यहां पे लकड़ी की फट्टी रख दी जो कि विदाउट टचिंग विद सरफेस, जो सरफेस से टच नहीं कर रही, और मैंने इसको क्या कर दिया, इस पे एक चार्ज रख दिया। बात समझ आ गई। तो इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा जी, थोड़ा सा घुमाने वाला है, ठीक है जी। वापस बोलता हूं, अनचार्ज बॉडी को मैंने किसी भी तरह से इसके अंदर रख दिया, किसी भी तरह से, अभी मैंने वर्क की बात नहीं की, तो इसके लिए पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, v पोटेंशियल मान लिया। अब मैं बोलता हूं कि मैंने एक कुछ काम किया और इस पोटेंशियल को अंदर पटक दिया, इस पोटेंशियल को अंदर पटक दिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने इसको अंदर डाला है तो आपने कुछ काम किया है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूं तो मैंने क्या किया, इस शेल के जो चार्जेस हैं इसके अगेंस्ट वर्क किया है, इस चार्जेस के अगेंस्ट मैंने क्या किया है, वर्क किया है। तो इन चार्जेस के अगेंस्ट वर्क किया है, तो अगर वो जो चार्ज हमने लिया था
क्यू वी चार्ज लिया था वो स्मॉल वी था, स्मॉल वी का और कैपिटल वी का टोटल क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी प्लस कैपिटल वी। ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चार्ज को अंदर डाल रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू स्मॉल वी है और आपके पास एक चार्ज पहले से जिसके पोटेंशियल की बात करेंगे उसका पोटेंशियल कितना है, कैपिटल वी, तो नंबर ऑफ या टोटल पोटेंशियल अंदर कितना हो गया, वी प्लस कैपिटल वी। सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अब मैंने क्या बोला, जो ये पोटेंशियल है इसको मैंने अगर एक इस तरह से तार लगा दी, तार समझते हो ना, वायर लगा दी, क्या अब ये जो पोटेंशियल है वो कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर सारा पोटेंशियल उठ के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल उठ के एक वन बॉडी की तरह वर्क करेगा, एक बॉडी की तरह वर्क करेगा और सारा पोटेंशियल उठकर कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि द टोटल पोटेंशियल या टोटल चार्ज एट द आउटर सरफेस, मतलब बाहर की सरफेस पे जो चार्ज है वो फैल जाता है। बात समझ आई, एक एक बात को वापस दोहराएंगे, वापस करेंगे और वापस उसको रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट वापस ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करी थी, उसकी बात की थी, तो हमने बोला था शील्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अंदर वैल्यू लेते हैं हम, वो वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। उसके लिए आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपकी बुक्स में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जितनी भी बुक्स आपकी सीबीएसई की हैं उसमें भी दिया है, और आरबीएसई जो भी आप बोलते जा रहे हो उसमें क्या दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ है अगर जब बरसात आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बरसात में किसी पेड़ या किसी चीज के नीचे नहीं खड़ना चाहिए, मतलब खड़ा होना चाहिए, हमें कार के अंदर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, अंदर जो हमारा है वो शील्डिंग, जो कार है, कार ऊपर से क्या करते हैं, शील्डिंग का वर्क करती है। या एक एग्जांपल जो मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जो शील्डिंग से अगर आप रिलेट नहीं करना चाहते वो खुद रिलेट करना, कि हम जो चिड़िया होती है, हमारी जो चिड़िया होती हैं वो क्या होती हैं, वायर्स पे बैठी होती हैं, पर उनको क्या लगता है, करंट नहीं लगता। और जैसे ही हम अगर हम बोलते हैं ना हाई वोल्टेज, अगर आप इसके पास से निकलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, शॉक लगेगा। तो वो कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का, हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टिंग बॉडी है, तो कंडक्टिंग बॉडी होने के कारण हमारी जो टचिंग होती है वो सरफेस से होती है। सरफेस के कारण क्या होता है, हम एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और वो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, हमारे को आर पार कर देता है। उस पोटेंशियल के कारण क्या होता है, उस पोटेंशियल के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कंडक्टिंग की शॉक करती है और कंडक्टिंग के कारण हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। बट जो चिड़िया होती है वो क्या होती है, सिर्फ एक सरफेस पे होती है, वो क्या होती है, उससे कंडक्टिंग नहीं होती, मतलब सरफेस से कनेक्ट नहीं होती, इस कारण उसको शॉक नहीं लगता। बात समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के 2 एग्जांपल भी बता दिए आपको बता दिया कि अब से बरसात आएगी तो हमने कार के अंदर बैठना है, ना कि पेड़ के नीचे खड़ा होना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, मतलब हमें एक बात समझ आ गई है कि अगर जहां भी चार्ज होगा, ये बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां भी चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ये बात तो आपने कब से पढ़ी है, हमने 10 बार बात कर चुके हैं। नॉर्मल टू द मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। अब एक बात ध्यान रखना जी, कोई भी बॉडी के लिए परपेंडिकुलर अगर आप बोलोगे कि सर इसमें परपेंडिकुलर आप कैसे बोलना चाह रहे हो, तो कर्व बॉडी है, तो कर्व बॉडी की बात कर रहे हो, तो कर्व बॉडी में भी हम कह सकते हैं प्लेन सरफेस होती है। वो कैसे, हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है, कर्व्ड बॉडी है। हमारी अर्थ जो है अंडाकार शेप की है, तो हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ, उसमें जैसे कैपिटल लॉ के अंदर हम जो पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी क्या, हमारी जो अर्थ क्या है वो भी एक अंडाकार आप स्पेयर बोल सकते हो, कुछ भी बोलना चाह रहे हो, उस टाइप की होती है। बट हमारे जो फ्लोर होते हैं वो फ्लोर क्या होते हैं, प्लेन ही तो होते हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं ना। तो हमेशा जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोलते हैं। ये बात हम पढ़ते आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है जी, सेकंड भी होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये बात आपको मैं 2 मिनट पहले बता चुका हूं कि जो सारा चार्ज है वो चार्ज कहां बाहर आ गया, उस शेल के ऊपर आ गया। तो शेल के आने के कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो होगी। हमने प्रूव भी किया था, E बराबर माइनस dV/dr से मैंने आपको प्रूव करके बताया भी था। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। अभी बात की है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगी उसके क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी, उसकी क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी। अच्छा जी, अगला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड सेम एट द सरफेस। मतलब इसका मीनिंग समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब अगर बात करते हैं किसी वॉल्यूम के लिए, अगर पोटेंशियल, अब देखो अगर मान लो मैं बोलता हूं बाहर पोटेंशियल 500 है, बाहर पोटेंशियल कितना है, 500 है, और अंदर कितना आएगा, 0.1 पोटेंशियल है, तो बाहर आते आते जो पोटेंशियल होगा तो इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर देगा, ज्यादा कर लेगा, जिसके लिए हमने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज थ्रू आउट, मतलब जो कि कांस्टेंट रहता है इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किसका, सेम एट द सरफेस, जो सारी तरफ जो चार्ज है उसके लिए किसकी बात करता है, सेम एट द सरफेस। मतलब सरफेस पे जो चार्ज है उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, मतलब इस वॉल्यूम के लिए अंदर हमने क्या बोल दिया, जीरो है, और बाहर हमने क्या बोल दिया, सेम यूनिफॉर्मली होलोस्फीयर पे चार्ज वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ पड़ा है। ठीक है, और क्या लिखा है लास्ट में, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब वही बात बोल रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक सिस्टम ये ले लिया और इस सिस्टम के अंदर चार्ज की वैल्यू कुछ पड़ी है या एक गॉसियन सरफेस की बड़ी है, तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि बनने वाला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको एक बार में वापस रिपीट करवा देता हूं, जिससे पहले कि आप इस सभी को चीजों को उतार लो, इसको भी उतार लो, इसको तो चाहे मत उतारो, इसको मैं वापस समझा दूंगा, इसको एक बार देख लो और इसको भी देख लो, और इसके अलावा जो ये चीज है ये भी देख लो। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि अगर नॉर्मल टू द सरफेस की बात करेंगे, चाहे वो सिलेंडर की बात कर रहा हो, चाहे वो स्फीयर की बात कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए बात कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बात कर रहा हो, तो वो क्या होगा, उसके लिए नॉर्मल टू द सरफेस की बात करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर चुके हैं हम, ये वाला एग्जांपल भी बताया, ये भी बताया और ये भी बताया है। ठीक है जी, तो ये तीनों चारों एग्जांपल आपको मैंने करवाए होंगे जी। अच्छा जी, उतारो इसको, फिर हम बात करते हैं आगे। आसान चीजें हैं, चीजों को रिलेट करो, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो चीजें बिल्कुल सेम मैच कर रही हैं इससे। इरेज करते हैं। वापिस समझाऊंगा इसको। ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगला है, पॉज कर लेना जी, उतार लेना इसको, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा सर लंबी वीडियो बनानी। आओ इसमें हम चेक करते हैं इसका जो पार्ट है अगला, मतलब इसी का जो मतलब हम जो करके आए हैं उसको हम थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ आ जाए। एक मैंने स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर के अंदर मैंने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, चार्ज समझ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया।
ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अच्छा जी, एक बार मान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने बोल दिया चार्ज अंदर नहीं है, अगर कुछ कंडक्टर इस टाइप से रख दिया जो इंसुलेटर का वर्क करेगा इस पर हमने कुछ चार्ज रख दिया जिसका पोटेंशियल कुछ है। अगर कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर हम डालेंगे तो उसके लिए जो इसका पोटेंशियल होगा और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। अगर इन बॉडी को हम क्या करते हैं, तार लगा के, वायर लगा के अगर सरफेस से कनेक्टेड कर देते हैं तो जो सारा चार्ज आएगा वो क्या आएगा, आउटर सरफेस पर आ जाएगा, हम पढ़ के आ चुके हैं। और वो सेम इसी तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे हमने बोला था कि सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, ना कि किसी पॉइंट के चार्ज की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करती है, एक सिस्टम की बात करती है। किसी भी दो पॉइंट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो दो पॉइंट के एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ना कि दो चार्ज की बात करेगा। तो वो दो चार्ज क्या हैं, एक सिस्टम की बात करेंगे। तो वो जो चार्ज हैं, वो चार्ज क्या है, वो दो सिस्टम का वर्क कर रहे हैं। जैसे बोला गया कि ये प्लस का और ये प्लस का, ये इनके बीच में जो एनर्जी होगी वो इस सिस्टम के अंदर एनर्जी बात करेगा, ना कि इन चार्जेस के लिए बात करेगा। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो पूरे हॉलो स्फीयर की बात करेगा, ना कि पर्टिकुलर चार्ज की बात करेगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, आगे अब तो आएगी होगी, 3-4 बार बता दिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। ठीक है जी, कल हमने 2 पॉइंट के लिए पढ़ लिया था। अब सेम यूनिफॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहे तो लिख लेना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल कुछ एंगल पर है जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। ठीक है, अब एंगल पे बन रहा है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी 2a sin थीटा। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। वैसे शायद आपने कर चुका है, फिर भी आपको बोल देता हूँ कि अगर इस डायपोल को हम बोलेंगे, अगर वो डायपोल है वो θ1 से θ2 के अंदर अगर मूव करता है, उसके लिए हम अगर उसकी एनर्जी को फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो जी, देखो टो बराबर में r क्रॉस f होता है, मतलब डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर, और f बराबर में क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, QE डॉट 2a साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Q इंटू 2a क्या आएगा, P, तो डायपोल के लिए क्या आएगा, PE साइन थीटा, ये आ जाएगा टो की वैल्यू। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि अगर हम जिस वैल्यू जिस चीज़ में लेते हैं उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने बोला DW हमने निकालना है, तो आप पहले लेते थे F डॉट DR। तो आपने अगर थीटा की बात करनी है तो अगर बात करनी है तो आप क्या बोलोगे, टॉ डॉट डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे जी। अब इसको आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे डी टो डी थीटा। ठीक है, ठीक है जी। अब θ1 से θ2, आप क्या बोलेंगे, DW का क्या हो जाएगा, W, टो की वैल्यू पुट करो जी, क्या आएगा, PE साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। ठीक है, W बराबर में क्या आएगा, PE साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया, माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ सर, θ1 से θ2। तो W बराबर में क्या आ जाएगा, PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। तो W बराबर में क्या आ जाएगा, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन। वो अब जो भी काम करते हैं वो एनर्जी कुछ ना कुछ किसी जगह में स्टोर होती है, और वो एनर्जी किस में स्टोर होगी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। तो U बराबर में PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है जी, उतारो जी, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उतारो जी। वर्क डन है ये, वर्क डन जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी बॉडी पे किया गया काम जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसा बोलते हैं ना, 6 चैप्टर में पढ़ के आए हो आप 11th में, कि अगर किसी बॉडी के पास कुछ एनर्जी है तो एनर्जी के कारण ही काम कर पाएगा। तो उसी तरह हम बोलेंगे किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो उसका एनर्जी जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो उसका वर्क होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसको एक हमने थ्योरी भी पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरी, W=KF - KI फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम 3-4 बार यूज भी कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका था जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी लिख सकते हो अगर ये हेडिंग डालना चाहते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। मतलब आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर या ऑफ कंडक्टर या बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हो, वो हमने कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल हमने कवर कर लिया। कल का जो हमारा पोर्शन होगा वो कैपेसिटेंस पे स्टार्ट होगा, मतलब कैपेसिटेंस पे स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करवाऊंगा। उस न्यूमेरिकल के बाद अगर या ऐसा करेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट करवा देते हैं और कैपेसिटर और इन दोनों के न्यूमेरिकल इकट्ठे ले लेंगे। अगर ऐसा रहा तो ठीक है, नहीं तो हम कल कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे और आगे हम जो है वो कैपेसिटर के साथ इसके न्यूमेरिकल डिस्कस में ले लेंगे। और लास्ट में एक मेजर क्लास लगा देंगे जिसमें पूरा इन वन शॉट पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें आपको पूरा एक तरह का समरी बना देंगे, जिसमें आपकी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स नोटेड होंगे। मतलब आपको बोल सकते हैं कुछ आपके बोल सकते हैं कि टाइटल टाइप लिख देंगे, जिसमें आपकी एक एक करके आपके न्यूमेरिकल्स भी आते रहेंगे और उसके आपको जो न्यूमेरिकल्स आपको शो भी होते रहेंगे। इवन PDF बना के भी आपको डाल देंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अगर चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन की शीट बन जाएगी, जो शीट बनी हुई है उस पर कुछ एडअप कर देंगे और साथ साथ में कुछ तगड़े क्वेश्चन और तगड़े क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली अभी पेपर हुआ है नीट JEE का, उसके क्वेश्चन डालेंगे, तो ताकि जिसके डाउट्स हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को प्रॉपर देखें, जिसको जो चीज़ समझ नहीं आती वो लिंक्स पे अपने आप बताएं और उसको पूछें। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही बच्चे प्रॉपर अगर लेक्चर देखते रहे तो अच्छा काम, जैसे हम रेगुलरिटी हम दिखाते हैं वैसे आप भी रेगुलरिटी दिखाए करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करवाए करें। थैंक यू वेरी मच।